ओके, तो सब्जेक्ट एडवांसेस इन वेटनरी वायरोलॉजी का VMC 606 2+1 का नेक्स्ट टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियोफाजेस एंड फाज रेप्लिकेशन। यह है यूनिट फर्स्ट से। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियोफाजेस। तो बैक्टीरियोफाजेस क्या हैं? आर नॉन इनफॉर्मली एज फाज। इसको बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं या फिर फाज भी कहते हैं। ये वो होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया में और आर्किया में। मतलब ऐसा नहीं है, अभी तक हमको यही पता था बैक्टीरिया में, लेकिन ऐसा है कि आर्किया में भी रेप्लिकेट करते हैं। ये बैक्टीरियोफाज एक फाज जो है, ये ग्रीक वर्ड है और ये फाजिन से आया है, PHAGEIN, फाजिन। फाजिन का मतलब होता है टू डेवोर। डेवोर डेवोर का मतलब क्या होता है? लालच के साथ खाना, ईट ग्रीडीली। तो बैक्टीरियोफाज बेसिकली क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ग्रीडीली खाते हैं, लालच के साथ खाते हैं, मतलब उस पर बैठते हैं और उसको खा जाते हैं। इसलिए बैक्टीरियोफाज को फेजिन टर्म से डी टू डे टू डेवियर कहा गया है। बैक्टीरियोफाज में भी नॉर्मल वायरसेस की तरह कैप्सिड होता है और ये आइकोसाहेड्रल सिमेट्री भी हो सकती है और इसकी डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज भी हो सकती हैं। इसको हम बाद में और भी स्टडी करेंगे आगे। तो कैप्सिड होता है, कैप्सिड के साथ में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पर जो है टेल होती है। तो इस टाइप से ये बना होता है और ये जो होती है हेड प्लेट कहलाती है, ये टेल प्लेट कहलाती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के जीन्स जो हैं वो फ्यू प्रोटीन्स से लेकर के मल्टीपल टाइप के वेरियस टाइप के 1000 टाइप के प्रोटीन्स, 100 टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनकोड करते हैं। इसके बाद ये देखा गया है कि बैक्टीरियोफाज यूबिक्विटस हैं। जहाँ जहाँ बैक्टीरिया मिलता है वहाँ वहाँ बैक्टीरियोफाज मिलता है और अभी तक प्लेनेट पर 10⁻31 टाइप के बैक्टीरियोफाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये प्रोकैरियोट्स के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट बायोम्स है, बायोमास है, जो जहाँ प्रोकैरियोट प्राइमरी लार्जेस्ट बायोमास है वहाँ सेकेंड नंबर पे बैक्टीरियोफाज का नंबर आता है। इसके बाद ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर एंटीबैक्टीरियल ड्रग काम नहीं कर रही है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, वहाँ पर फास्ट थेरेपी से अब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी स्पेशली सोवियत यूनियन है, सेंट्रल यूरोप है, फ्रांस है, यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है फास्ट थेरेपी से और बाकी जगह अभी या ट्रायल फेज में चल रहा है। तो इसको अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स अब देखा जा रहा है और फास्ट थेरेपी अभी एक रिलेवेंट न्यू रिसर्च एरिया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस। क्लासिफिकेशन इसका देखें तो जो ICTV है, ICTV ने यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, इनने जो बैक्टीरियोफाजेस है इसका क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। तो इन दो के बेसिस पर इसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन है और इस क्लासिफिकेशन को हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अभी नया जो ऑर्डर जनरेट हुआ है मोनोनिगाविरल्स और निडोविरल्स के बाद में, वो आया है कॉडोविरल्स। तो कॉडोविरल्स में जो एक फैमिली है वो है सिफोविरिडी। सिफोविरिडी में नॉन इन्वेलप्ड और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल वाले बैक्टीरियोफाज आते हैं। तो इनकी टेल जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होती है और ये नॉन इन्वेलप्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। इनमें जो डबल स्टैंडर्ड DNA है वो लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड DNA वाले होते हैं। एग्जाम्पल है लेम्डाफाज। ये इंपॉर्टेंट है, लेम्डाफाज के ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स बनते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। तो कॉडोविरल्स में सिफोविरिडी नॉन इन्वेलप्ड एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, लॉन्ग टेल होती है इसकी, लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है और ये लेम्डाफाज है। इसके बाद एक ऑर्डर है वो है टुबुलाविरल्स। टुबुलाविरल्स में इनोविरिडी फैमिली आती है। टुबुलाविरल्स में इनोविरिडी फैमिली आती है। ये नॉन इन्वेलप्ड फिलामेंटस वायरस है, बैक्टीरियोफाज है, नॉन इन्वेलप्ड है और फिलामेंटस है। इसका DNA सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है और ये M13 फाज है इसका एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है।
इसके अलावा एक T4 और T4 ये यहाँ पर, तो इसमें ये हमने बता दिया लेमडा। इसके बाद टी फोर और T2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्डोविरल्स में मायोविरिडी में नॉन एनवेलप्ड, जो कॉर्डोविरल्स है इसमें सभी में देखिए नॉन एनवेलप्ड वायरसेस ही हैं, सारे के सारे। कॉर्डोविरिडी मतलब नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हैं। इसमें मायो, सिफो और पोडो, ये तीन आते हैं। देखो मायो, सिफो, पोडो। मायोविरिडी जो होता है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होती है। सिफोविरिडी में जो है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल लेकिन लॉन्ग टेल होती है। और पोडोविरिडी में जो है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है लेकिन शॉर्ट टेल होती है। तो इसी बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है यहाँ पे। अब जो मायोविरिडी है इसमें लीनियर, इसमें भी लीनियर और लीनियर, तीनों में देखिए लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है। और इनके एग्जाम्पल हैं, मायोविरिडी का एग्जाम्पल है T4 और T2। इसके बाद सिफेरोविरिडी का एग्जाम्पल है लेमडा। और पोडोविरिडी का एग्जाम्पल है P52। इसके अलावा और भी हम याद रख सकते हैं, जैसे लेमडा के साथ T5 आता है, HK97 है, N15 है ना। इसके बाद मायोविरिडी में T4 और T2 के अलावा MU आता है, P1 आता है, P2 आता है। और पोडोविरिडी में T7 है, T3 है। इसके बाद FAJ29 है और FI29 है और P22 है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो T1 तो होता ही नहीं है ही नहीं इसके अंदर। इसके बाद जो T2 है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल टेल वाला। इसके बाद T3 जो है वो है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल शॉर्ट टेल वाला। T4 जो है वो वापस से इसमें आ गया कॉन्ट्रेक्टाइल टेल वाला। T5 जो है वो इसमें आ गया नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल और लॉन्ग टेल वाला। तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में सबसे पहले 1896 में अर्नस्ट हेनबरी हैंकिन अर्नस्ट हेनबरी हैंकिन, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इंडिया में आकर के गंगा और यमुना में के वाटर में देखा कि कुछ तो एंटी बैक्टीरियल एक्शन है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, कोलेरा से सफरिंग जो लोग थे वो ठीक हो रहे थे। तो उन्होंने इसको कहा कि कुछ ना कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने जब गंगा और यमुना के वाटर को पोर्सलिन से फिल्टर किया तो वो पोर्सलिन से फिल्टर हो गए, और फिल्टर होने के बाद भी कोलेरा के पेशेंट उससे ठीक हुए। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये क्या है। तो इसके बाद मतलब आप सोचें कि अर्नस्ट हेनबरी हैंकिन जो है उन्होंने इंडिया में आकर के गंगा और यमुना पे रिसर्च किया। अब इसके बाद में गंगा रिवर एंड यमुना रिवर पे। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं 1915 में, वो हैं ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट और फ्रेडरिक ट्वार्ट। तो ट्वार्ट का जो रिसर्च वर्क था वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ब्राउन इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के थे। उन्होंने ये कहा कि कुछ ना कुछ तो स्मॉल एजेंट है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो उन्होंने या तो कहा कि हो सकता है कि बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल की स्टेज हो जिससे किलिंग हो रही हो। दूसरा ये है कि हो सकता है बैक्टीरिया के कुछ एंजाइम्स ऐसे हों जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, या फिर कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन ट्वार्ट का रिसर्च वर्क ज़्यादा टाइम नहीं चल सका, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसके कारण इन्हें अपना जो रिसर्च वर्क है उसको रोकना पड़ा। तो इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ फंडिंग भी थी। तो अल्टीमेटली ट्वार्ट का रिसर्च वर्क यहीं तक सीमित रह गया। इसके बाद नेक्स्ट और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे वो है फ्रेंच कैनेडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम है फेलिक्स डी हेरल। ये इनका इधर फोटो भी है फेलिक्स डी हेरल का। तो फेलिक्स डी हेरल ने 1917 में जो है डिस्कवरी की बैक्टीरियोफाज की। इन्होंने टर्म भी दिया बैक्टीरियोफाज। डी हेरल ने क्या किया, ये बेसिकली पाश्चर के इंस्टीट्यूट में काम करते थे। पाश्चर का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पेरिस में है। तो इन्होंने डिसेंट्री बेसिलस के ऊपर वर्क किया और देखा कि कुछ ना कुछ है जो डिसेंट्री बेसिलस का एंटागोनिस्ट है, जो डिसेंट्री को ख़त्म करता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो डेवियोर मीनिंग डेवियोर जो ग्रीक टर्म है, सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरियोफाज टर्म दिया जो कि एक ग्रीक टर्म था जो जिसका मतलब है डेवियोर। और इन्होंने बेसिलस डिसेंट्री के बेसिलस पर फाज थेरेपी का सबसे पहले यूज़ किया, इसलिए ही इज़ द फादर ऑफ फाज थेरेपी। ही इज़ द फादर ऑफ ही क्वाइंड द टर्म बैक्टीरियोफाज इन 1917। तो फेलिक्स डी हेरल, इनका चेहरा और इनका ये फोटो और ये इनका नाम याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डी हेरल का रिसर्च वर्क हुआ था 1917 में।
लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है। तो 1969 में डेलब्रुक, अल्फ्रेड हर्शी और जो सेल्वाडोर लूरिया है, इनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड देयर जेनेटिक स्ट्रक्चर, है ना, याद रखना, डिस्कवरी ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड देयर जेनेटिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो इन्होंने ये बताया कि कैसे वायरस जो होता है वो रेप्लिकेशन करता है और उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें एक जो हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट है ये भी बहुत पॉपुलर है, जो कि 1952 में बताया गया कि बेसिकली जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह कंट्रीब्यूट करता है फॉर द ऑफ द लाइफ, ना कि प्रोटीन, है ना। तो इन्होंने ये बताया और इन्होंने ये भी कहा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो वही आगे ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि डार्विन ने बताया है। तो डार्विन का प्रिंसिपल ये कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी फिट है, जो भी बेस्ट है, वही आगे सर्वाइव करेगा। तो वही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन ऑफ वायरस, जो कि बेस्ट है, ऐसा इन्होंने बताया, डेलब्रुक, ऑल्फ्रेड हर्शी और सेल्वाडोर ने। अब यूज़ आते हैं कि बैक्टीरियोफाज का यूज़ क्या क्या है। तो पहला यूज़ है फास्ट थेरेपी में। तो फास्ट थेरेपी में हमने पढ़ा कि जो 1917 है, यानी कि इन बिटवीन जो 1920 एंड 1930 बाय फेलिक्स डी हेरल एंड जॉर्जिया इलीवा, ठीक है, इलियावा, इलियावा, इन्होंने सबसे पहले तो डी हेरल्ड को ही फास्ट थेरेपी के लिए जाना जाता है। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लगभग 1920 से 1930 के बीच में, जैसे फेलिक्स डी हेरल और जो जॉर्जी इलियावा, तो जॉर्जी इलियावा का फोटो भी देख लीजिए, ये हैं जॉर्जी इलियावा। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस टाइम पर। तो जो रेड आर्मी थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था, तो रेड आर्मी जो थी उनके वुंड के ट्रीटमेंट वगैरह के लिए इन्होंने फास्ट थेरेपी का यूज़ किया और ठीक हुए। इसके अलावा डी हेरल ने जो डिसेंट्री बेसिलाई है उसमें यूज़ किया और डिसेंट्री ख़त्म हो गई। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए फास्ट थेरेपी का यूज़ किया गया। इसके बाद में और भी आगे इसमें यूज़ हुआ है, जैसे जो वीनस अल्सर होते हैं लेग्स के ह्यूमन में, उसका बैक्टीरियोफाज का कॉकटेल बना करके दिया गया है। तो ये 2019 में, सॉरी 2009 में, तो इसमें बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। तो ये रशिया का कुछ कोल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो 2009 में छपा भी है ना। तो उसमें क्या देखा गया कि जो ह्यूमन पेशेंट के वीनस अल्सर्स हैं लेग्स के, वो ठीक हुए हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो फाजिस होते हैं वो कुछ वुंड थेरेपी करते हैं, जैसे मान लो लेक्टोफेरिन या सिल्वर है, उसको देने पर ये फाज खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वुंड में हम नॉर्मली क्या अप्लाई करते हैं, जैसे लेक्टोफेरिन है या सिल्वर वगैरह जो ऑइंटमेंट होते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो इनको अप्लाई करने से क्या होता है, जो फाजेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एंटी फाज जो केमिकल्स होते हैं। फिर इसके बाद ये देखा गया कि ईयर इन्फेक्शन जो होता है ना, जो स्यूडोमोनास एरोजिनोजा के कारण होता है। तो स्यूडोमोनास एरोजिनोजा जो होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, और इसके साथ में ये बायोफिल्म प्रोडक्शन भी करता है। तो ये देखा गया है कि ईयर इन्फेक्शन फास्ट थेरेपी से ठीक हुआ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो इन्फेक्टेड बर्न होते हैं, वुंड्स होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं, तो ये एसोसिएटेड विद द लंग इन्फेक्शंस, ये भी फास्ट थेरेपी से ठीक हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो फाजेस होते हैं वो बायोफिल्म का डिग्रेडेशन करते हैं। फाजेस में स्पेशली जो इनोविरिडी फैमिली है, वो इनोविरिडी फैमिली वाले जो फाजेस हैं वो बायोफिल्म का डिग्रेडेशन करते हैं। तो न्यूमोनिया ठीक करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ठीक करते हैं। फाज में ये देखा गया है कि बायोफिल्म जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, है ना। तो ये एंजाइम प्रोड्यूसिंग फाजेस होते हैं, और इसको ऐसे एंजाइम्स को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन्स का मैनिपुलेशन करके और ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बायोफिल्म मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करे। बायोफिल्म बेसिकली क्या होती है, बायोफिल्म जो होती है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है और उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बनाती है। तो ऐसे बायोफिल्म का डिग्रेडेशन होता है। इसके बाद में ये देखा गया है कि जो T4 फाजेज हैं, ये हमने अभी पढ़ा, T4 फाजेज आता है मायोविरिडी में।
तो T4 फाजिस जो होते हैं उसकी स्मॉल और शॉर्ट टेल होती है। तो ये शॉर्ट टेल वाले नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वाले जो होते हैं ये बॉडी में ई कोलाई की डिटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये देखा गया है। तो फाजिस जो होते हैं वो ये देखा गया है कि जो माइस के मॉडल्स हैं, माइस हैं, उनमें नेज़ल इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ एक्टिनोबैक्टर बाओमानी। ओके, एक्टिनोबैक्टर बाओमानी एक बैक्टीरिया है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। तो इसके इन्फेक्शन को भी इसने ख़त्म किया है। कुछ पेंक्रियाज कंप्रोमाइज्ड एक्टिनोमाइसिस एक्टिनोबैक्टर एक्टिनोबैक्टर बाओमानी जो होते हैं वो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। तो ऐसे में लंबे एंटीबायोटिक देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे पेशेंट को फास्ट थेरेपी से ठीक किया जाता है। तो इसके बाद में ये देखा गया है कि फाज मिलते कहाँ से हैं। तो फाजेस जो होते हैं जहाँ जहाँ पर भी बैक्टीरिया होते हैं वहाँ फाजेस होते हैं। अब बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होते हैं, तो जैसे इन्होंने बताया कि जो सीवेज वगैरह है, सीवर है, रिवर है, और जो जो बंद पड़ी हुई पाइपलाइंस वगैरह हैं, या फिर ऐसे पेशेंट हैं जो कन्वलेसेंट फेज में चल रहे हैं तो उनकी जो स्टूल है, तो इन सब में फाजेस मिलते हैं। कन्वलेसेंट पीरियड क्या होता है? कन्वलेसेंट मतलब होता है कि जो पेशेंट का स्पेंड इन द रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, जब कोई पेशेंट एक टाइम स्पेंड करता है ठीक होने में, जब कोई पेशेंट कन्वलेसेंट पीरियड होता है, जब कोई पेशेंट ठीक होने में जो टाइम उसका यूटिलाइज होता है उसको कन्वलेसेंट पीरियड कहते हैं। तो इस टाइम पर जो स्टूल होती है उसमें फाजेस मिलते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि नेचुरल हीलिंग पावर है किसमें, इंडियन गंगा रिवर्स में, और ये ट्रेडिशनली यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फाजेस होते हैं इंडियन रिवर्स में, हमारी जो गंगा की रिवर है यहाँ पर फाजेस होते हैं। तो ये फाजेस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं ये भी हमने आपको बताया। तो अब फाजिस का और सेकंड यूज़ कहाँ पर है? फूड इंडस्ट्री में है। तो ये जो एफडीए है, इन्होंने अप्रूवल दिया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को कि एक प्रोडक्ट है LMP-102। तो LMP-102 इसको इंट्रालाइटिक्स कहते हैं। इस प्रोडक्ट का जो यूज़ है ये रेडी टू ईट पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो FDA है उसने अप्रूवल दिया है कि जो LMP इंट्रालाइटिक्स है इसको जो पोल्ट्री और मीट प्रोडक्ट्स जिनकी पैकेजिंग होती है तो इनमें क्या होता है, स्पॉइलेज हो जाता है। ठीक है, ये इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो इस बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए आजकल जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं उसमें पहले से ही बैक्टीरियोफाज को मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं हो रही होगी तो लाइसिस कर देंगे। इसके बाद FDA ने अप्रूवल दिया है लिस्टेक्स LISTES। तो लिस्टेक्स के नाम से समझ में आ रहा है कि ये बैक्टीरियोफाज किल करेगा लिस्टेरिया को, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस कहाँ मिलता है? ये चीज़ में मिलता है। तो चीज़ जनरली स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब इसमें बैक्टीरियोफाज मिलाते हैं तो अब बैक्टीरियोफाज मिलाने की जो प्रोसीजर है वो FDA ने सेफ कर दी है। ओके, इसके बाद 2007 में, जुलाई 2007 में इसी FDA ने चीज़ के अलावा बाकी अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उसमें भी अब इसको अप्रूवल दे दिया है ना। इसके बाद में ये देखा गया है कि फूड इंडस्ट्री में जो फूड बोर्न पैथोजेंस हैं, तो फाजेस का जो भी यूज़ होता है वो का फूड सेफ्टी के लिए गुड है। इसके अलावा और भी रिसर्च हो रही है फूड सिक्योरिटी में जहाँ पर हम फाजेस का यूज़ कर सकते हैं। फाजेस का और अदर यूज़ क्या है? डायग्नोस्टिक पर्पस में है। 2011 में FDA ने बैक्टीरियोफाज बेस्ड प्रोडक्ट बनाए हैं और ये इसमें से एक प्रोडक्ट है की पाथ मार्सा एंड एम मासा, यानी कि MSSA। तो MRSA मार्सा और मासा ब्लड कल्चर टेस्ट का यूज़ किया है जिसमें बैक्टीरियोफाज के कॉकटेल लेते हैं और वो बैक्टीरियोफाज के कॉकटेल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का डिटेक्शन करते हैं इन द ब्लड कल्चर, और साथ में ऐसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का भी डिटेक्शन करते हैं जो कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट और ससेप्टिबल होते हैं। तो जो हम पहले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का डिटेक्शन 3 से 4 दिन में करते थे विद द हेल्प ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, वो ख़त्म हो गया है। अब केवल फास्ट के कॉकटेल से ही हम सिर्फ
सिर्फ 5 घंटे के अंदर डायग्नोसिस कर सकते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आते हैं काउंटर एक्टिंग बायो वेपन्स एंड टॉक्सिन्स। तो जो काउंटर एक्टिंग बायो वेपन्स एंड टॉक्सिन्स हैं, इसमें फास का बहुत बड़ा हेल्प होता है। जैसे कि बहुत से बायो वेपन्स हैं जैसे कि एंथ्रेक्स है, और बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जैसे कि बॉटुलिनम टॉक्सिन्स हैं। ये हाईली फेटल होते हैं। तो ऐसे में जब फाजिस को यूज़ किया जाता है तब ये एंथ्रेक्स का लाइसिस करते हैं, और जो बॉटुलिनम के जो टॉक्सिन्स होते हैं इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और बाइंडिंग होकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जिनका इनडिस्क्रिमिनेटली इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है, तो उसकी जगह हम बायोसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफाज का यूज़ एज ए बायोसाइड्स किया जा रहा है, जो कि स्पेशली प्लांट और वेजिटेबल्स पे जितने भी बैक्टीरिया है उसकी होने वाली डिसीज़ को ख़त्म करते हैं। तो प्लांट और वेजिटेबल्स पे भी बहुत सारी डिसीजेज़ होती हैं जिसमें हम बैक्टीरियोफाजेस का यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि बहुत सारी सर्जरीज़ जो होती हैं जहाँ पर यूनिफ़ॉर्म प्लेट्स यूनिफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाँ हम जिसको साफ़ नहीं कर सकते, ऐसी ड्राई सरफेसेस हैं जहाँ पे सर्जरी करना होती है, तो ऐसी सर्जरी वाली सरफेस को हम पहले बैक्टीरियोफाज से क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेट डॉग्स हैं उसमें भी ओटाइटिस के डिसीज़ के सर्जरी के लिए फाजिस बहुत ज़्यादा, या फिर ट्रीटमेंट के लिए फाजिस का बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाज डिस्प्ले। तो फाज डिस्प्ले भी फाजिस का एक यूज़ है। फाजिस जनरली इस टाइप के प्रोटीन डेवलप करते हैं जो कि सरफेस, जो कि फाजिस के सरफेस है उससे जाके बाउंड हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन्स से हैं, उनके साथ बाइंडिंग शो करते हैं। तो ऐसे फाजिस का एक लाइब्रेरी बनाया जाता है जो स्पेसिफिक बैक्टीरियल टॉक्सिन के साथ में बाइंड करे, ताकि इन प्रोटीन्स का बाद में ऐसे बॉटुलिनम, जैसे फॉर एग्जांपल बॉटुलिनम टॉक्सिन है, तो इन टॉक्सिन्स का न्यूट्रलाइजेशन करने में हेल्प किया जा सके। इसको हम कहते हैं फाज डिस्प्ले। तो फाज और डिस्प्ले इस टर्म से समझ में आता है कि जो फाजेस हैं वो कुछ प्रोटीन को डिस्प्ले करते हैं ऑन देयर सर्फेसेस, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो फाज कोडेड होते हैं, और फाज उसको खुद बना करके अपने कैप्सिड के ऊपर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरीज पर। तो जो फाजेस हैं, इन फाजेस का नेक्स्ट यूज़ होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरी में। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरी में कैसे यूज़ होता है कि बहुत सारे फाजेस जो होते हैं वो पेप्टिडो मिमिक होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स कहीं ना कहीं हमारे जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो प्रोटीन्स यूज़ होते हैं उनसे मिमिक करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इन प्रोटीन्स की। तो ये बैक्टीरिया को लाइसिस भी करते हैं, या फिर जो एंडोटॉक्सिन्स हैं उसके साथ में न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरी में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफाज जो हैं वो बेसिक रिसर्च ऑफ इवोल्यूशन एंड बेसिक रिसर्च ऑफ इकोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। फाज का डेयरी इंडस्ट्री में क्या यूज़ है? तो डेयरी इंडस्ट्री में अभी हमने पढ़ा जो चीज़ होते हैं वो चीज़ को फर्मेंट होने से रोकते हैं, है ना? तो चीज़ के फर्मेंटेशन को होने से रोकते हैं। तो इसको हमें रोकना है। ये फास्ट का बेसिकली एक डिसएडवांटेज है। चीज़ का फर्मेंटेशन होना चाहिए, तभी वो चीज़ बनेगा। तो इसलिए फर्मेंटेशन के लिए क्या ज़रूरी है? बैक्टीरिया ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं स्पेशली लैक्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होते हैं, जिसके कारण चीज़ का फर्मेंटेशन होता है। तो अब ऐसे बैक्टीरिया को हमें ग्रो करने में हेल्प होती है जो फाज रेजिस्टेंट हों। तो फाज रेजिस्टेंट लैक्टोकोकस लैक्टिस और फाज रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बनाने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से फाज रेजिस्टेंट बेसिलस बनाना होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनमें हम प्लाज्मिड्स वगैरह या फिर रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन का यूज़ करके इन्हें हम रेजिस्टेंट बनाते हैं टुवर्ड्स द फाज, ताकि चीज़ का फर्मेंटेशन रोका जा सके। नेक्स्ट अभी हमने जो भी पढ़ा वो था एन इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फाज रेप्लिकेशन। तो फाज का जो रेप्लिकेशन है उसका केवल 2 साइकिल होती हैं। वो होती है पहली लाइटिक फाज साइकिल,
और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। तो इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ 3 टाइप की साइकिल्स होती है। पहली साइकिल होती है लाइटिक साइकिल, दूसरी लाइसोजेनिक और तीसरी होती है स्यूडो लाइसोजेनिक। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो लाइटिक फाज होते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल T4 फाज है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि T4 फाज क्या करता है, T4 फाज जो है लाइटिक फाज है, तो बैक्टीरियल की सेल लाइसिस ही करेगा, और ये हमें पता है कि ये मायोविरिडी में आते हैं। तो मायोविरिडी फैमिली में आते हैं। अब T4 फाज में क्या होता है कि सेल के अंदर ये चला जाता है, और एक निश्चित टाइम आने के बाद में सेल का लाइसिस कर देता है। लेकिन इसमें एक टर्म आता है लाइसिस इनहिबिशन। तो कितनी बार ऐसा होता है कि फाज का कंसंट्रेशन जब सेल के बाहर बाहर ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में फाजेस जो होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते, उसको हम कहते हैं लाइसिस इनहिबिशन। इसके बाद ऐसे में जो फाज है वो डोर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, किसमें, बैक्टीरिया की कंडीशन, बैक्टीरिया के केस में। अब दूसरी आती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो फाज होता है वो डोर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, या फिर वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ में ही एडर हो जाता है, और या फिर जो प्लाज्मिड है उस कंडीशन में चला जाता है। तो प्लाज्मिड कंडीशन, मतलब इन सभी कंडीशन में जाने को हम कहते हैं टेम्परेट फाज। टेम्परेट फाज ही लाइसोजेनिक साइकिल में आता है। तो ऐसे फाज जो कि लाइसिस नहीं करते उसको हम टेम्परेट फाज कहते हैं। टेम्परेट टेम्परेट फाज का सबसे बढ़िया एग्जांपल है फाज लेमडा। तो फाज लेमडा ई कोलाई में मिलता है, और ये एक एग्जांपल इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि ये लाइटिक साइकिल में भी कन्वर्ट हो जाता है। लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में भी इसका कन्वर्शन होता है। तो ये फाज लाइसोजेनिक साइकिल में भी यूज़ होता है, ये फाज जो होता है लाइटिक साइकिल में भी यूज़ होता है। तो लाइसोजेनिक को लाइटिक में बदलने की इसमें प्रॉपर्टी ऐसे है कि जैसे ही न्यूट्रिएंट डेप्लीशन होगा, मीडिया में न्यूट्रिएंट डेप्लीशन होगा, या सराउंडिंग में कहीं न्यूट्रिएंट डेप्लीशन होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर ये डोर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा, और जैसे ही न्यूट्रिएंट एडलिब अवेलेबल होगा, ये फाज लेमडा जो होते हैं ये लाइटिक यानी कि बैक्टीरिया का लाइसिस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो अगर जब ये जो एंडोजेनस फाजेस जो कि एक्टिव हो जाते हैं, तो हम इनको प्रोफाज कहते हैं। मतलब ऐसे फाज जो बैक्टीरिया सेल के अंदर हैं लेकिन एक्टिव कंडीशन में है, तो और लाइसिस करने वाले हैं, तो इसको हम प्रोफाज कहेंगे। तो यहाँ पर ये लेमडा फाज का लेबोरेटरी में भी यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये जो होती हैं, मान लो हमें जितने टाइम तक लाइसोजेनिक कंडीशन में रखना है, तो उतने टाइम तक हम मीडिया में न्यूट्रिएंट डेप्लीसिएशन करके रखेंगे, डेप्लीशन करके रखेंगे, और जैसे ही हमें लाइसिस करवा के फाज कलेक्ट करना है, तो वैसे ही हम जो है न्यूट्रिएंट एडलिव अवेलेबल करवा देंगे, तो लाइसिस हो जाएगी। तो ये लेमडा फाज का यूज़ हम इकोलाई के केस में लेबोरेटरी में भी करते हैं। इसके बाद एक होता है लाइसोजेनिक कन्वर्शन। तो लाइसोजेनिक कन्वर्शन कितनी बार कॉरियोनिबैक्टीरियम, डिप्थेरियाई और विब्रियो फ्लोरी के लिए हेल्पफुल होता है इनकी पैथोजेनेसिटी के लिए। ये दोनों बैक्टीरिया और भी ज़्यादा विरुलेंट हो जाते हैं जब इनमें फाज का इंजर्शन होता है। तो जो फाज का जिनोम है वो इन बैक्टीरिया के साथ इंजर्ट होकर के और भी बैक्टीरिया को विरुलेंट बना देता है। तो जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है या कोलेरा टॉक्सिन है, ये जो करते हैं, ये और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अटैचमेंट। तो बैक्टीरिया के साथ में जब भी फाज अटैच होता है, तो इसके लिए बैक्टीरिया की सेल रिसेप्टर पर ही बाइंड होता है। बैक्टीरिया बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे एलपीएस का, लिपोटिकोइक एसिड का, टिकोइक एसिड का, प्रोटीन्स ऑफ इवन फ्लेजिला का, है ना, इनका यूज़ करते हैं। और इसके बाद में जो फाजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होस्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप के फाजेस एक्ट करते हैं। और ये जो पॉलीसेकेराइड्स वगैरह हैं, इनका डिग्रेडेशन एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू होता है। इसके बाद में इसमें ये देखा गया है
कि जो मायोवायरस बैक्टीरियोफाज हैं, ये मायोवायरस बैक्टीरियोफाज वो होते हैं जिनमें कि टेल फाइबर होता है और वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। पोडोवायरसेस जो होते हैं ये फैमिली वाले पोडोविरिडी वाले लेक ऑफ इलोंगेटेड टेल शीथ और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोवायरस में जो है ये देखा गया है कि इनमें जो टेल होती है वो हाइपोडर्मिक सिरिंज लाइक मोशन ये रखते हैं और वहाँ से ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल बिहेवियर होता है और ये एटीपी के प्रेजेंस में होता है। तो इसके अंदर एटीपी होता है साथ में। और एटीपी कहाँ प्रेजेंट होता है? टेल में प्रेजेंट होता है। वैसे देखा गया है कि जो पोडो वायरसेस होते हैं जैसे कि T7 और P22, ये इस टाइप की हाइपोडर्मिक सिरिंज लाइक मोशन नहीं रखते हैं। इनमें होता ये है कि दे आर लेकिंग एलोंगेटेड टेल शीथ, तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और ये एंजाइमेटिकली मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका डिग्रेडेशन करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर फाज जाता है तो जो बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स होते हैं वो विद इन अ मिनट प्रोटीन सिंथेसिस करने लगते हैं। और ऑन द जो भी वायरल का mRNA होता है, अगर वो mRNA है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अगर RNA है नेगेटिव सेंस तो RNA रेप्लिकेज बनेगा और वो सबसे पहले mRNA बनाएंगे। तो ये हो गया आपका अगर सीधा कोई mRNA है तो ये होगा। अगर कोई नेगेटिव सेंस है RNA तो इसके लिए यहाँ पर RNA रेप्लिकेज बनेगा। ठीक है, इसके बाद इससे बनेगा mRNA और mRNA से बनेगा वापस से प्रोटीन। और इसमें रेप्लिकेज है तो वापस से नेगेटिव सेंस से mRNA बनेगा और mRNA से फिर नेगेटिव सेंस RNA बनेगा दूसरा। तीसरा, अगर कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो ऐसे बैक्टीरियोफाजेस क्या करते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन भी इनकोड करते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन को मॉड्यूलेट करता है फॉर द फाज इन्फेक्शन। इसके अलावा जो अल्टीमेटली जीनोम है वो बनता है और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं। पहले तो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं जैसे आरएनए रेप्लिकेज वगैरह, फिर बाद में कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं लेट स्ट्रक्चरल जीन्स कोडिंग होने के कारण। तो इसके बाद फाइनली असेंबली होती है और अब असेंबली को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये देखा गया है कि 1972 में वॉलर फियर्स और 1976 में बाद में इन्होंने सबसे पहले 1972 में कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन किया, सीक्वेंसिंग किया और 1976 में MS2 बैक्टीरियोफाज का भी जीन सीक्वेंस किया। अब नेक्स्ट आते हैं वायरस असेंबली। अब बात करते हैं वायरस असेंबली की। तो वायरस की जो असेंबली होती है वो दो पार्ट में होती है। पहला फॉर्मेशन होता है टेल फॉर्मेशन और दूसरा फॉर्मेशन होता है कैप्सिड फॉर्मेशन। तो असेंबली तभी होती है जब वो लाइटिक फेज वाले फाज हों, जैसे कि T4 फाज। तो T4 फाज में क्या होता है कि सबसे पहले जो है बेस प्लेट बनती है और बेस प्लेट के साथ में टेल बनती है। इसके बाद दूसरा होता है हेड यानी कि कैप्सिड का कंस्ट्रक्शन। इसको हम हेड भी कहते हैं। हेड कैप्सिड जो होता है वो सेपरेटली और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उसमें टेल का कोई रोल नहीं रहता। लास्ट में हेड एंड टेल दोनों जो है आपस में बाइंड होती है और फाज जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो इसके लिए T4 विरियन एक प्रोटीन कोड करता है जो कि इस टाइप की बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो हेड और टेल की आपस की बाइंडिंग करवाता है और फाइनली 15 मिनट्स के अंदर इस टाइप के फाज रिलीज हो जाते हैं। अब रिलीज कैसे होते हैं,
फाज रिलीज होते हैं या तो सेल लाइसिस से और या फिर बाय बडिंग। तो अगर सेल लाइसिस होता है तो सेल लाइसिस के लिए फाज एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको कि एंडोलाइसिन कहते हैं। और एक तीसरा मेथड और है, और वो जो है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो फाजेस होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा फाज, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड बनाते हैं और उससे रिलीज होते हैं। जो तीसरा मेथड मैं बता रहा हूँ वो है प्रोफाज। प्रोफाज बेसिकली एक लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर आने वाला फाज है, और इस फाज की कंडीशन ये होती है कि ये रिलीज ही नहीं होता और लॉन्ग टर्म तक जो है होस्ट के अंदर बना रहता है। इसको हम कहते हैं प्रोफाज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो फाजेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये 2017 में डिस्कवर किया गया था कि बैक्टीरियोफाज 5-3T, बैक्टीरियोफाज 5-3T, इसमें देखा गया कि ये शॉर्ट वायरल प्रोटीन बनाते हैं जो कि बेसिकली सिग्नलिंग का काम करते हैं, और ये सिग्नल भेजते हैं आसपास की सभी सेल्स को कि हमें होस्ट बैक्टीरिया को किल नहीं करना है, उसमें डॉर्मेंट बने रहना है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये आर्बिट्रियम प्रोटीन है। इसका नाम दिया गया है आर्बिट्रियम। ये इम्पॉर्टेंट है। आर्बिट्रियम प्रोटीन बेसिकली सेल सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन ऑफ होस्ट ऑफ द फाज काम आता है। तो कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि विच वन ऑफ द cell signaling protein is responsible for the communication in case of bacteriophages, तो हमको डालना है आर्बिट्रियम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जीन स्ट्रक्चर ऑफ फाज। नाउ अब बात करेंगे जीनोम स्ट्रक्चर की। तो सबसे स्मॉलेस्ट जीन स्ट्रक्चर होता है आरएनए का MS2 फाज में। तो ये बहुत स्मॉलेस्ट जीनोम है, और जो T4 फाज है वो अभी जो है हंड्रेड्स ऑफ जीन्स इसमें होते हैं, और ये अभी सबसे बड़ा फाज है। इसका जो साइज़ होता है बैक्टीरियोफाज का, द लार्जेस्ट साइज ऑफ बैक्टीरियोफाज जो है वो 735 किलो बेस पेयर का है। तो इसमें मोज़ेक पैटर्न होता है फाज के जीनोम में, और जो माइकोबैक्टीरियम का जो माइकोबैक्टीरियोफाज है उसका जो मोज़ेकिज्म है वो सबसे ज़्यादा स्टडीड है। तो इसमें ये देखा गया है कि इसमें साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है और जेनेटिक रिसॉर्टमेंट ज़्यादा होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो मोज़ेक पैटर्न होता है इसके कारण ये इसमें जो है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के कारण डिफरेंट टाइप के जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट इसमें होते हैं। इसके बाद कुछ रिकॉम्बिनेशन के अलावा दूसरा प्रॉपर्टी फाज में ये भी है कि फाज में जैसे कि साइनोफाजेस हैं, इसमें जब भी जो उसका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है तो या फिर रेप्लिकेशन होता है, तो वहाँ पर जो डीऑक्सीथाइमिन है उसकी जगह डीऑक्सीयूरिडीन इंसर्ट हो जाता है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पर इनमें क्या होता है, डीऑक्सीयूरिडीन होता है किसमें, रोसियोबैक्टर में डीऑक्सीथाइमिन की जगह डीऑक्सीयूरिडीन होता है। साइनोफाजेस में 2 एमिनो एडिनिन होता है इंस्टेड ऑफ एडिनिन। और बेसिलस फाज में क्या होता है, बेसिलस फाज में भी 2 जो है डीऑक्सीयूरिडिन होता है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीथाइमिडिन। और PBS2 फाज में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये कैसे भी करके जो बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम है जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वगैरह है या फिर क्रिस्पर के सिस्टम है, तो इनसे बचा जा सके। फाज इनसे बचने के लिए इस टाइप के मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, यूज़ करते हैं, रेप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो रेप्लिकेशन के टाइम पर जो एडिनिन है वो 2 एमिनो एडिसिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो डाईऑक्सीथाइमिडिन है वो जो है डीऑक्सीयूरिडिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप की मेथड कुछ फाजेस यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें लास्ट एक पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट कॉमनली ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो वर्ल्ड वाइड फाज जो है कॉमन सेल है वो है क्रिस एस फाज,
एस फाज, CRS फाज, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली फाउंड ह्यूमन इंटेस्टाइनल फाज है। और ये हर ह्यूमन का डिफरेंट डिफरेंट होता है। और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, मदर से चाइल्ड में जस्ट आफ्टर बर्थ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये फाज सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद में जो मोस्ट कॉमनली स्टडीड फाज हैं उसमें जैसे कि अभी हम जानते हैं लिम्डा फाज तो है ही। इसके बाद 5X174 है। इसके बाद M13 फाज है। MS2 फाज है। इसके बाद T2 फाज है, T4 फाज है। T4 फाज का जो बेस पेयर होता है वो 169 किलो बेस पेयर होता है। तो ये लार्जेस्ट नहीं है, पर हाँ 169 इसका बेस पेयर होता है। और जो मिनिमम है MS2 फाज, उसका होता है 23 से 28 नैनोमीटर इन साइज़ का होता है। ये स्मॉलेस्ट फाज है, 23 से 28 नैनोमीटर इन साइज़ होता है। और ये लार्जेस्ट फाज है। ये लार्जेस्ट तो नहीं है, लार्जेस्ट तो 700 कितना था, 735 किलो बेस पेयर। तो ये था लार्जेस्ट। तो अभी किलो बेस पेयर, तो ये था लार्जेस्ट। लेकिन जो T4 है उसका किलो बेस पेयर होता है 169 किलो बेस पेयर। और साइज इसका होता है 200 नैनोमीटर लॉन्ग। ऐसे ही T7 की सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है। इसके अलावा T2 और P1, P2, P4। तो ये कुछ फाजिस के नेम हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज़ द बैक्टीरियोफाज, और इसका जो डिफरेंट लाइफ साइकिल है उसके बारे में, उसका जो रेप्लिकेशन है उसके बारे में स्टडी किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।